हेलो दोस्तों, प्रणाम। हम यहाँ IAS की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं फॉर यूपी PCS प्रीलिम 2023। अब तक हम 5 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और ये छठा टेस्ट है। छठे टेस्ट के भी हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 101 से 150 तक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, मतलब टेस्ट नंबर 6 को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं 101 से। भारत में वित्तीय समावेशन हेतु भुगतान बैंक की स्थापना का प्रस्ताव किस समिति ने किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था नचिकेत मौर्य समिति ने। और इस समिति की बात करें तो इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 2013 में। अगर इसकी बात करें वित्तीय समावेशन के, तो इसका एम क्या था? इसका एम था कमाई वाले परिवार, लघु व्यवसाय, जितने भी छोटे लघु उद्योग वाले, लघु व्यवसाय और असंगठित क्षेत्र और श्रमिकों को वित्तीय में प्रवेश करवाना, मतलब बैंकिंग से रिलेटेड बैंक में सभी के खाते हो जाएं और इससे वित्तीय समावेशन का अधिक प्रसार हो सके। अगर भुगतान बैंक की बात करें तो ये बैंक क्या है? ये एक बैंक है, जमाओं पर आधारित है, जो ग्राहकों को ऋण नहीं दे सकते, ठीक है। और प्रारंभ में ये बैंक क्या करते हैं? प्रत्येक ग्राहक से अधिकतम 1 लाख रुपए जमा स्वीकार करते हैं और इन जमा राशि को क्या करते हैं? नकदी या सरकारी प्रतिवेश में निवेश कर देंगे। पहले ग्राहकों से क्या करेंगे? स्वीकार कर लेंगे। फिर अगर निवेश की बात आएगी तो निवेश किसमें करेंगे? सरकारी प्रतिभूतियों में ही निवेश करते हैं, ठीक है। तो नकदी में करेंगे या सरकारी प्रतिभूति में करेंगे। तो इसके साथ ये क्या करते हैं? ATM और डेबिट कार्ड तो जारी कर सकते हैं, ठीक है। ATM को ही डेबिट कार्ड बोलते हैं, तो ये तो जारी कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। और म्यूचुअल फंड और बीमा जैसे उत्पाद का वितरण कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में संगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता? तो मुद्रा बाजार की बात करें तो भारत में मुद्रा बाजार क्या है? एकीकृत नहीं है, ठीक है। और इसे 2 भागों में बांटा जाता है, संगठित और असंगठित। अगर असंगठित बात की बात करें तो असंगठित में देखें तो इसमें क्या होगा? अनियमित जितने भी गैर बैंकिंग है, ठीक है, अनियमित गैर बैंकिंग, ठीक है, बिचौलिए जो होते हैं और साहूकार या कोई देसी बैंकर, ठीक है। और अगर संगठित की बात करें तो यहाँ संगठित की बात करिए, ये संगठित में कौन नहीं है? तो देसी बैंकर इसमें ऑप्शन है, तो मतलब ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। संगठित की बात कर ले, संगठित में कौन है? संगठित में ये भी हो जाएगा जमा प्रमाण पत्र, ट्रेजरी बिल और वाणिज्य बिल क्या हो जाएगा? वाणिज्य बिल भी हो जाएगा, बिल और माल मुद्रा बाजार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 103। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी का सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो ये कब किया गया? ये किया गया था सेबी अधिनियम 1992 के द्वारा। शुरू में क्या किया गया था? शुरू में सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। किस प्रस्ताव से? गैर संवैधानिक निकाय के रूप में, ठीक है। और संवैधानिक कब कर दिया गया था? इसे 1992 के अधिनियम के द्वारा कर दिया गया था। और इसे ये कब से बन गया था? 30 जनवरी 1992। और तभी से इसे क्या कर दिया था? इसे म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट का नियमन करने के लिए बोल दिया था। और भारत का बाजार का विनियम और पर्यवेक्षण भी सेबी के द्वारा ही कराया था। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। अगर क्षेत्रीय की बात करें तो क्षेत्रीय कहाँ है? कर्नाटक में है एक, दिल्ली और चेन्नई। और इसके अगर प्रशासन की बात करें तो इसमें क्या है? इसमें एक अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष के साथ इनमें क्या है? एक विशिष्ट सेंटर की तरफ से विशिष्ट योग्यता वाला होता है। और इसमें 2 सदस्य क्या होते हैं? 2 सदस्य सेंटर स्टेट की तरफ से होते हैं, जो वित्त का अच्छा खासा ज्ञान जानते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रवर्तक स्पॉन्सर है? तो NSE की बात करें तो NSE की स्थापना कब हुई थी? 1992 में की गई थी। और इसका परिचालन में कब आया था? ये 1994 में आ गया था। अगर इस पर प्रवर्तक की बात करें तो मेन प्रवर्तक कौन है इसका? IDBI, मतलब पहला तो है इसका मेन स्पॉन्सर। और इसके अलावा कौन कौन है? इसके अलावा LIC और GIC भी है, मतलब 1 2 3 सही हो जाएगा, तो मतलब C ऑप्शन इसका करेक्ट है। और IDBI शेयर का मुख्य प्रवर्तक। और NSE की प्रारंभिक पूंजी की बात करें तो ये कितनी है? ये है 25 करोड़ रुपए। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई में है, दक्षिण मुंबई वर्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
संवेदी सूचकांक किस पर आधारित? तो ये किसका संवेदी सूचकांक होता है? ये बीएसई का होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक है। अगर बीएसई की बात करें तो ये भारत का ही नहीं, एशिया का भी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और बीएसई की स्थापना की बात करें तो ये कब हुई थी? ये 1875 में हुई थी। और जो भारत सरकार ने 1956 में क्या कर दिया था, इसे शेयर बाजार की मान्यता प्राप्त कर दी थी। और बीएसई को सबसे पहला आईएसओ प्राप्त हुआ था, आईएसओ 9001 2000 का प्रमाण पत्र कराने वाला। ये भारत का पहला था और विश्व का दूसरा था। तो इसमें क्या रखा था? इसमें क्या था? सेंसेक्स में होने वाले उतार चढ़ाव में बीएसई के सूचीबद्ध कितने थे? 30 कंपनियों, 30 स्टॉक पर, मतलब बीएसई के, मतलब बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के 30 महत्वपूर्ण स्टॉकों पर आधारित होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर कुछ शेयर और उसके संबंधित देश देखते हैं तो जैसे यूएसए का देख लेते हैं। यूएसए का क्या था? अगर बात करें तो डॉव जोन्स भी यूएसए का है शेयर बाजार, और नैस्डैक। ठीक है, ध्यान रखना, नैस्डैक और डॉव जोन्स, ये न्यूयॉर्क है और ये यूएसए का। ठीक है, अगर निक्की की जापान की बात करें, जापान का क्या है? निक्की। ठीक है, नार्वे तो याद रहेगा, नार्वे ओस्लो है। चीन का शंघाई है। लंदन का लंदन से रिलेटेड है। हांगकांग है। जर्मनी बर्लिन। वार्सा पोलैंड टोरंटो। अब एक कनाडा का ध्यान रखना, कनाडा का क्या है? टोरंटो। ठीक है, और ऑस्ट्रिया का वियना है। जर्मनी का फ्रैंकफर्ट है। जर्मनी का भी ध्यान रखें, जर्मनी का फ्रैंकफर्ट। ठीक है, और चीन का शेंजन। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण दे रखे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में अमीर और गरीब दोनों कुपोषित हैं। बिल्कुल ठीक है। भारत में सभी के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन नहीं है। नहीं, पर्याप्त खाद्यान्न तो उत्पादन है, क्योंकि अमीर क्या है? संतुलित भोजन नहीं लेते, और गरीब क्या है? रूखा सूखा खाते हैं, जिससे उन्हें पोषण नहीं मिल पाता। अगर बात करें विश्व रिपोर्टों की, तो अमीरों के उचित खान पान की आदत न होने के कारण इसे प्रकाश में डाला गया है। ठीक है, कि अमीर जो है उचित खान पान नहीं करते, इसलिए इसमें क्या है कि दोनों कुपोषित है। तो मतलब ये सही हो जाएगा। अगर खाद्यान्न के उत्पादन की बात करें तो खाद्यान्न का तो पूर्ण उत्पादन है भारत में, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये सही है और आर गलत है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्टॉक बाजार में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्दावली है? आईपीओ बिल्कुल ठीक है। बुक बिल्डिंग भी है, स्प्रेड भी है। क्योंकि आईपीओ किसे बोला जाता? जब कोई कंपनी अपना शेयर पहली बार, ठीक है, पहली बार बाजार आम जनता के लिए करती है तो उसे आईपीओ बोलते हैं। अगर स्प्रेड की बात करें तो स्प्रेड किसे बोलते हैं? स्प्रेड करते हैं जैसे शेयर के कोई क्रय मूल्य विक्रय, शेयर का कोई भी क्रय हो, क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य के बीच जो अंतर होगा। जैसे मान लिया कि ये 10 रुपये का खरीदा गया है और ये बेचा गया है 8 रुपये का, तो अंतर कितना हो गया? 2 रुपये का, तो इसे स्प्रेड बोला जाएगा। ये 10 है, 12 का पहुंच गया तो 2 रुपये प्लस में पहुंच गया। ठीक है, तो सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थव्यवस्था में ब्याज दर बढ़ाए जाने का प्रमुख प्रभाव है? देखिए, ब्याज दर बढ़ती है। ठीक है, अगर रेट बढ़ेगा तो कोई भी बैंक अपना रेट बढ़ाएगी, तो अपना रेट बढ़ाएगी तो वहां से कोई लोन जो लेगा, लोन लेने की दर क्या होगी? कम होगी। अगर लोन लेने की दर कम होगी तो कोई भी इन्वेस्टमेंट कम होगा। तो इसमें देख लीजिए, बचत की कमी आती है। हम क्या है, ब्याज दर की बात कर रहे हैं, ब्याज दर बढ़ा रहे हैं बैंक, तो क्या लोन में कमी आएगी, निवेश में कमी आएगी। हाँ बिल्कुल आई, निवेश में कमी आएगी, इन्वेस्टमेंट में। तो 20 का ऑप्शन सही हो जाएगा। उपभोग व्यय में वृद्धि होगी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एंजल निवेशक वे निवेशक होते हैं जो उद्यमियों को उनके व्यापार प्रारंभ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। बिल्कुल ठीक है। एंजल निवेशक एक नए व्यापार में ऋण या शेयर बाजार पूंजी के रूप में वित्त प्रदान करते हैं। ठीक है, ये इन्होंने बात करी है जो उद्यमियों को उनके व्यापार प्रारंभ करने में वित्तीय सहायता करते हैं और नए व्यापार में ऋण या शेयर पूंजी के रूप में सहायता करते हैं। ये भी दोनों सही है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर एंजल निवेशक की बात करें तो ये सबसे पहले कौन से संघीय बजट में आया था? ये आया था 2013 और 14 के बजट में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कारण और कथन की बात की गई है, तो बेरोजगारी की समस्या गरीबी वृद्धि का प्रमुख कारण है। ठीक है, बेरोजगारी होगी तो गरीबी की वृद्धि होगी। बिल्कुल ठीक है। यह मुद्रास्फीति की दर को बढ़ाता है। नहीं, मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है। मुद्रास्फीति की दर तो गरीबी से कोई मतलब नहीं है, तो आर गलत हो जाएगा इसका और ये सही हो जाएगा। तो इसका क्या है? ए सही, आर गलत, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यूरोप एवं एशिया में लिंगानुपात की तुलना करते हुए वर्ष 1990 में लुप्त होती महिलाएं का विचार निम्नलिखित में किसने दिया था? ये दिया था अमर्त्य सेन जी ने। ठीक है, और अगर यूरोप और एशिया में लिंगानुपात की तुलना करते हुए 1990 में उन्होंने क्या कहा? लुप्त होती महिलाएं को विचार इन्होंने दिया था। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था, इन्हें नोबेल पुरस्कार विजेता है ये। और अमर्त्य सेन जी का मानव विकास SDI इंडेक्स में भी इनका मतलब ये सहयोगियों में से एक थे, जिसमें जो अरसाती महबूब हक और अमर्त्य सेन और अन्य सहयोगी रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान कोचीन, इन्होंने सही सम्मिलित नहीं पूछा है, तो कोचीन में तो है समुद्री मत्स्य। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ है? हिसार में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल में। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ है? नोएडा। नहीं, ये कहाँ है? अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। KGFS मॉडल का पूर्ण रूप क्या है? ये क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण फाइनेंशियल सर्विस मॉडल है, जो क्या है? स्थानीय स्वभाव और परिस्थितियों को सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखा पर आधारित सुपुर्दी को जोड़ता है। ठीक है, वो समन्वित करता है। बांग्लादेश में ये मॉडल क्या अत्यधिक सफलतापूर्वक रहा है। ठीक है, ये ग्रामीण जनसंख्या के बीच में रहकर भी मतलब शाखाएं क्या गांव में खोलते हैं ये, और ऋण संबंधी आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष कर देते हैं और आसानी से ऋण भी उपलब्ध कराते हैं। अगर इनकी बात करें तो लेन देन में कितने लागत की होती है? 3 से 5% के बीच आती है, जो वाणिज्य बैंक माइक्रो फाइनेंस की संस्था से अत्यंत कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1977 बिल्कुल ठीक है। ट्राइसेम 1979 ये भी ठीक है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980। काम के बदले अनाज कब हुआ था? ये 2004 में हुआ था, 14 नवंबर। इसमें क्या हुआ था? 150 सर्वाधिक पिछड़े जिलों को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? पूरक रोजगार सृजित करना था। काम के बदले अनाज, पूरक रोजगार। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय सरकारी संगठन कृषि के विपणन से सम्मिलित नहीं है? केंद्रीय सरकारी संगठन कृषि के विपणन की बात हो रही है तो भारत का कपास निगम ये है, और भारतीय खाद्य निगम ये भी है विपणन से। कृषि लागत एवं कीमत आगत ये भी है भारतीय कृषि निगम, ये नहीं है। मतलब DS का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर कृषि विपणन की बात करें तो कृषि विपणन क्या है? कृषि विपणन उन सभी गतिविधि, ठीक है क्या, उन सभी गतिविधि को भी एजेंसी और नीतियों को शामिल किया जाता है जिसमें कृषि उत्पाद को किसान भाई से लेकर, किसान के खेत से लेकर, ठीक है, कहाँ तक पहुंचाना है? उसके अंतिम उपभोक्ता तक। तो इसमें भी जितनी गतिविधियां होती हैं वो किसी के विपणन के अंदर आती हैं। जैसे मान लिया कोई खेत है, खेत में मटर या आलू, मान लीजिए आलू है, तो आलू कुछ तो डायरेक्ट सब्जी के लिए भी वो भी उपभोक्ता तक पहुंच रहा है। ठीक है, क्योंकि वो कहाँ है? बाजार जाएंगे, बाजार से ये भी और वहाँ से उपभोक्ता ले खरीदेंगे। अगर मान लिया चिप्स बन रही है तो कंपनी खरीदती है, प्रसंस्करण करती है और फाइनली चिप्स जो है कस्टमर के पास आता है। तो बीच में जितनी भी गतिविधियाँ हुई हैं ये विपणन में आ जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयात की गई वस्तुओं के कारण मूल्य में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो आयात की गई वस्तुओं की वृद्धि को क्या कहेंगे? आयातित मुद्रास्फीति। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ कोई भी आ रहा है, पदार्थ के मूल्य में वृद्धि के कारण क्या होता है? तेल के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, फलस्वरूप क्या है? वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, तो ये आयातित मुद्रास्फीति हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में प्रभावी राजस्व घाटा के बारे में सत्य बताना है। 2011-12 में संघीय बजट में देश में पहली बार इसे इस्तेमाल किया गया था, ये भी ठीक है। ये वित्त प्रबंधन पूर्णतः भारतीय विचार, जी बिल्कुल ठीक है। तो दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे। प्रभावी राजस्व घाटे की बात करें तो ये क्या है? ये राजस्व घाटे का संशोधित प्रकार है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या कहा था? इसमें वह राजस्व घाटा नहीं सृजित किया था जो परिसंपत्तियों का सृजित करता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लिया सेंट्रल गवर्नमेंट है और यूपी स्टेट की बात हो रही है, तो इसमें क्या है? राजस्व प्रभावी घाटा निकालना है, तो जो हम अनुदान कर रही है सेंटर, उस अनुदान को हम नहीं लेते घाटे में। ठीक है,
अनुदान कोई जितने जो परिसंपत्ति मतलब कोई भी एसेट हमारा वो कर रहा तो उसे माइनस कर देते हैं, तो हमारा राजस्व घाटा क्या कम हो जाता है, जो प्रभावी राजस्व घाटा। ठीक है, यही से ही हम प्रभावी राजस्व घाटा बोलते हैं। ये प्रभावी राजस्व घाटा क्या हो जाएगा, राजस्व घाटा माइनस संपत्ति सृजन के लिए। सारे अनुदान की बात नहीं होगी, केवल संपत्ति सृजन के लिए, संपत्ति सृजन के लिए अनुदान। तो क्या होगा, राजस्व घाटा कम हो गया। तो यही इसका संशोधित रूप है। ठीक है, ये 2011-12 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाए जाने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूल नहीं है। अगर विस्तारवादी की बात करें तो इसका मूल उद्देश्य क्या है, इसका मूल उद्देश्य है अर्थव्यवस्था में धन का परिचालन बढ़ाना। ठीक है, और एमएसएफ में वृद्धि जो है क्या है, ये इस वृद्धि के अनुकूल नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जैसे रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि है, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि हुई तो रिवर्स रेपो रेट क्या है, जैसे आरबीआई बैंकों से ले रही है अल्पकालिक टाइम के लिए, तो आरबीआई मतलब RRR मतलब रिवर्स रेपो रेट की वृद्धि हुई, तो वृद्धि हुई तो क्या हो जाएगा, तो इसकी तरलता में कमी आ जाएगी। नहीं, तरलता में कमी नहीं, तरलता में वृद्धि हो जाएगी। ये समझते हैं ये आरबीआई है और आरबीआई ने रेट बढ़ा दिए, तो जो बैंक हैं वो बैंक इसे क्यों देंगे, फिर इसे नहीं देंगे क्योंकि वृद्धि बढ़ी हुई है, तो यहाँ तरलता बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ रेट बढ़ा हुआ है, तो यहाँ वृद्धि बढ़ जाएगी तरलता में। अगर ये रेट कम होगा तो दे सकते हैं, तो यहाँ कमी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक असमानता को दूर करने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित में कौन पुनर्वितरण नीति अपनाई जाती है। तो ये पुनर्वितरण की बात करें तो सब्सिडी को युक्तायुक्त बनाना बिल्कुल ठीक है, और प्रगतिशील कराधान ये बनाना ये भी ठीक है, और प्रतिवर्ती व्यय नहीं, ये नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए सब्सिडी को युक्तायुक्त बनाना पड़ता है। ठीक है, और ऊंचाई वाले कर वर्ग को क्या कहता है, रेट क्या कराया जाता है, बढ़ाया जाता है, और सब्सिडी को युक्तियुक्त बनाया जाए जिससे कि आर्थिक असमानता में कमी आ जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बोल्ट में पीपीपी मॉडल के अंतर्गत ओ का क्या आशय है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, बिल्ड ओन लीज ट्रांसफर, मतलब ओन इसका सही आंसर हो जाएगा इसका मतलब। ठीक है, इसी प्रकार बोर्ड की बात करें, बोर्ड क्या है, बिल्ड ऑपरेटेड ट्रांसफॉर्मर, ये है ओ का ऑपरेटेड। ठीक है, अब ओन आ जाएगा इसका ऑप्शन। अगर बात करें वस्तु तो और ये पीपीपी मॉडल के आधार पर आती है, तो पीपी की फुल फॉर्म होती है जैसा मॉडल कोई सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के बीच का द्योतक है तब है। ठीक है, अगर इस परियोजना की बात करें तो डिजाइन निर्माण स्थायी रूप से संचालित निजी क्षेत्र में किया जाता है, ये सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाता है। सरकार ने पीपीपी मॉडल क्या करा है, संबंधित विवादों को संदर्भ में कौन सी समिति को दिया था, ये दिया था विजय केलकर समिति को दिया था, जो कब बनाई थी, इन्होंने बनाई थी 2015 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के निवेश में पूंजी का पलायन का भय नहीं होता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पोर्टफोलियो निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश। तो इसका ये ऑप्शन सही आएगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, क्योंकि इसकी बात करें तो ये क्या है, ये दीर्घकालीन निवेश है। ठीक है, इससे क्या घरेलू देश में भौतिक पूंजी का निर्माण होता है, जिसका अनुकूल प्रभाव क्या होगा, उत्पादन में, आय और रोजगार पर होता है। तो इससे पूंजी पलायन का भय नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथनों का कारण दे रखे हैं। कथन प्रत्यय नगद आरक्षित अनुपात मतलब CRR की बात कर रहे हैं। में कटौती के पश्चात बैंक अपने ऋण को ब्याज दर में कटौती कर देती है। तो CRR क्या होता है, CRR RBI के पास जो है, अब ये इसमें कटौती करेगी तो यहाँ रेट कम कर सकती है जिससे कि इसे लाभ हो जाए। ठीक है, और अगला आर कारण पढ़ते हैं। इससे बैंकों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के अतिरिक्त धन की प्राप्ति होती है। बिल्कुल ठीक है, तो ये ऑप्शन का सही हो जाएगा। ठीक है, CLR। और SLR की बात करें तो SLR क्या होता है, जो बैंक अपने पास रिजर्व रखती है उसे SLR बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संबंध में असत्य कथन बताना। ये योजना 1 मई 2016 को प्रारंभ हुई थी, बिल्कुल ठीक है। ये प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में शुरू की गई थी, ये भी ठीक है। ये पहली कल्याणकारी स्कीम है जो भारत सरकार के पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। ये केवल बीपीएल परिवार तक सीमित थी। देखो स्टार्टिंग में तो ये बीपीएल परिवार तक सीमित थी, लेकिन क्या हुआ वर्ष 2018 में क्या गया, इसे सभी गरीबों के लिए खोल दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथाओं कारण दे रखे, मुद्रास्फीति में गिरावट के कारण सरकार में ऋण भुगतान महंगा हो जाता है, क्योंकि क्या मुद्रास्फीति में ऋण की वास्तविक लागत बढ़ती है, तो कारण भी सही है, तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्स और मैकलुहान द्वारा वैश्विक गांव की संकल्पना भविष्यवाणी की गई थी, जो किस पर आधारित है, वो है परिवहन और संचार विकास पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये 15-25 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं। ठीक है, मई 2002 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था लुम्बिनी, नेपाल में। और इस पर वित्तीय सहायता किसे, ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा की जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मई 2022 में एजुकेशन वर्ल्ड फोरम 2022 का आयोजन स्थल था, तो ये था लंदन, यूके में। इसकी विषय वस्तु क्या थी, इसकी विषय वस्तु थी एजुकेशन, बिल्डिंग फॉरवर्ड टुगेदर एंड स्ट्रोंगर बोल्डर बेटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मई 2022 में क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन टोक्यो, जापान में हुआ, बिल्कुल ठीक है। इस बैठक में भारत का नेतृत्व गृह मंत्री द्वारा नहीं किया गया था, ये पीएम सर द्वारा किया गया था, तो मतलब 2 को ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वाड की बात करें तो क्वाड में कौन कौन है, क्वाड में है भारत, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। और कब बना था ये, 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंथनी एल्बानीज मई 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण करेंगे, तो ये किसके रूप में कर रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया देश के हैं। ये वहाँ की लेबर पार्टी के नेता हैं। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया हमारा सबसे छोटा कंटेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2022 में जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये प्रति 2 वर्ष पर WEF द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। फ्रांस को इस सूचकांक में प्रथम स्थान मिला है, फ्रांस को नहीं मिला, जापान को मिला है, और दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। और लास्ट किसे मिला है, लास्ट मिला है चार्ड को। और इस सूचकांक में भारत 54वां स्थान है, मतलब बिल्कुल ठीक है। तो 1 और 3 सही हो जाएंगे, मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन हाल ही में 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, तो कौन चुने गए हैं, संजीव बजाज जो है 2022 के लिए चुने गए हैं। ये किनका स्थान लेंगे, ये टीवी नरेंद्रन का। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2022 में ये पुरस्कार भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को प्रदान किया गया था, बिल्कुल ठीक है। ये पुरस्कार उनकी पुस्तक टाइम्स ऑफ सैंड हेतु प्रदान किया गया था, ये भी ठीक है, मतलब सी उसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस नाम से महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान प्रारंभ किया गया, तो क्या गया था, समर्थ को शुरू किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स 2022 में विश्व में रहने योग्य स्थान कौन सा है, तो इसका आया था वियना, ऑस्ट्रेलिया। और भारत के 2 शहर आए थे, एक तो दिल्ली आया था 112 नंबर और एक मुंबई आया था 117 नंबर पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जून 2022 में निम्नलिखित में से किसी एक देश द्वारा अपने प्रस्तावित त्योंगयांग अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण का कार्य पूरा करने के लिए 3 अंतरिक्ष यात्री रवाना किए थे, ये किसने किए थे, ये किए थे चीन ने। और किस अंतरिक्ष यान से किए थे, ये किए थे सेंजोऊ 14 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
विश्व की प्रथम फिशिंग कैट जनगणना का आयोजन भारत के निम्नलिखित में किस झील के में किया गया था? तो ये किसमें किया गया था? ये चिल्का झील उड़ीसा में किया गया। और ये किसके सहयोग से किया गया था? ये चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी, चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी जनगणना द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट। कौन से? द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जून 2022 में संपन्न भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी 2021-22 के में मध्य प्रदेश ने फाइनल मुकाबले में किसे पराजित किया? ये किया था मुंबई को। ये फाइनल मुकाबला कहाँ हुआ था? ये हुआ था एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, एम चिन्नास्वामी बेंगलुरु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस को प्रौद्योगिकी प्रतिनिधि जून 2022 में नियुक्त किया? तो किसे किया गया था? ये किया गया था अमनदीप सिंह गिल को। ये क्या करेंगे? ये अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल सहयोग का समन्वय करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं। अंकटैक द्वारा जून 2022 में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में 45 बिलियन डॉलर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारत का स्थान कौन? तो भारत का स्थान कौन सा है? 7वां। सबसे पहले पे कौन रहा? यूएसए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में कौन सा एक शहर स्वयं को जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने वाला प्रथम शहर बन गया है? तो ये कौन बन गया है? ये बन गया है कोलकाता। तो क्या करा है? कोलकाता नगर निगम द्वारा क्या करा? इस रजिस्टर में शहर के भीतर जितने भी हैं वनस्पति और जीवों के साथ साथ भूमि उपयोग और मानव गतियों का विवरण को दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जून 2022 में ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि कीमतों की गुणवत्ता और नियंत्रित डेटा को दर्ज करने और प्रस्तुत करने के उद्देश्य से देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्थान द्वारा जारी किया गया? ये किया गया था IIM अहमदाबाद के थ्रू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस एक राज्य की विधानसभा द्वारा मई 2022 में राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन का आयोजन किया गया? ये किया गया था केरल में। ठीक है, केरल में कहाँ करा गया था? तिरुवनंतपुरम, उसकी राजधानी में किया गया था और रामनाथ कोविंद जी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेगासर नौसेना अभ्यास का आयोजन मई 2022 में भारत और किस देश की नौसेना के मध्य किया गया था? तो ये किया गया था बांग्लादेश, बांग्लादेश। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था बांग्लादेश और उत्तरी बंगाल खाड़ी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध विडले गोल्ड पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एक भारतीय को सम्मानित किया गया? ये किया गया था चारुदत्त मिश्रा जी को। ये पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? ये प्रकृति के संरक्षण के लिए दिया जाता है। ठीक है, कौन देता है इसे? ब्रिटेन की संस्था विडले विडले फंड फॉर नेचर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 मई 2022 को नार्वे में स्वालबार्ड से नासा द्वारा एंडुरेंस मिशन लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या पता लगाना है? इसका उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों, इसी का पता लगाना है सर। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन मई 2022 में कहाँ संपन्न हुआ था? ये कहाँ हुआ था? ये जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु में हुआ था। इसका शुभंकर की बात करें तो इसका शुभंकर क्या था? वीरा। ठीक है, इसमें पहली बार क्या है? योगासन और मल्लखंब को शामिल किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किन्हें केंद्र सरकार द्वारा जून 2022 में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? किया गया है परमेश्वरन अय्यर को। इनका कार्यकाल कितना रहेगा? इनका कार्यकाल रहेगा 2 वर्ष का। क्वेश्चन देखते हैं। सत्य कथन की बात की 12वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय 2022 जेनेवा स्विट्जरलैंड में संपन्न हुआ था। बिल्कुल ठीक है। इसे सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व किसने किया था? पीयूष गोयल जी ने किया था। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। साइबर सुरक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन जून 2022 में कहाँ संपन्न किया गया था? ये किया गया था नई दिल्ली में। किसके द्वारा किया गया था? ये होम मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया था और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से। नेक्स्ट देखते हैं। वाहन निगरानी प्रणाली से संबंधित सुरक्षा मित्र परियोजना की शुरुआत जून 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा की गई थी? ये की थी केरल ने। ये दुर्घटना से रिलेटेड, संघर्ष से रिलेटेड थी। दोस्तों, यहाँ हमारा 6ठा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में 7वें टेस्ट के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।